गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये हम लोगों का लाइट चैप्टर जो क्लास 10th में है, जो लाइट चैप्टर हम लोगों का क्लास 10th में है, जिसके पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। इसका मतलब कि आप लोगों ने लेंस के बारे में, मिरर के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में और रिफ्रैक्शन के बारे में आपने पूरी जानकारी ले ली, ठीक है। और हम लोगों ने सारी चीज़ों को बहुत ही विस्तार से पिछले 2 पार्ट में पढ़ा। तो अगर आप पार्ट 3 की तरफ पहुंच रहे हैं तो ये आपका काम है कि आप पहले के दोनों पार्ट को अच्छे से समझ लें, तभी आप पार्ट 3 की तरफ पहुँचें। और इस पार्ट 3 में हम लोग जितने प्रकार के न्यूमेरिकल आपके बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे और अपने इस चैप्टर को अंत में हम लोग समेट देंगे। अर्थात ये जो पार्ट है ये आपके केवल एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए है, जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चन को या कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और हम लोग ये जान लेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आपके क्लास 10th में आते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो दिया गया है कि एक आपके पास कन्वर्जेंट लेंस है। कन्वर्जेंट लेंस कौन सी होती है? कॉन्वेक्स लेंस। और एक डाइवर्जेंट लेंस है। डाइवर्जेंट लेंस कौन सी होती है? कॉनकेव लेंस। दोनों का आपको पावर दे रखा है, एक का दे रखा है 8 और एक का दे रखा है 10। हमें मालूम है कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? निगेटिव होती है। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव होती है, इसका मतलब उसका पावर भी क्या होगा? निगेटिव। तो ये -10 आपको पहले से दिया है, लेकिन अगर ये माइनस नहीं भी देता तो भी आप माइनस लगाते क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, जिसका मतलब उसका पावर पॉजिटिव में आएगा। तो ये आ गया 8D। अब हमें मालूम है अगर 2 कॉनकेव लेंस को जोड़ा जाए तो उनकी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन में हमें क्या करना होता है? P1 + P2। तो 8 - 10 करने पे आपको क्या मिल गया? -2D। D आपकी यूनिट होती है पावर की, तो आपका पावर आ गया -2D। अब हमें मालूम है कि ये जो -2D है ये असल में 100/F सेंटीमीटर के बराबर है। कोई दिक्कत? ये आपका F इधर गया और 100/-2 आप करेंगे तो आपको -50 मिलेगा। F आपका सेंटीमीटर में निकलेगा, इसीलिए ये सेंटीमीटर में। अगर आपसे मीटर पूछा जाता तो आप लिखते -2D = 1/F मीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपको 1 डायोप्टर को डिफाइन करना हो तो आप क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे किसी भी लेंस की अगर फोकल लेंथ जो मीटर में है वो अगर 1 मीटर हो जाए तो 1/1 मीटर आपका कितने के बराबर हो गया? मीटर इनवर्स, जो आपके डायोप्टर के बराबर होता है। तो इसका मतलब 1 डायोप्टर वही है जिस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर हो, उसे हम लोग 1 डायोप्टर पावर की लेंस कहते हैं। आगे आइए। अगला क्वेश्चन आपको जो दे रहा है ध्यान से समझिएगा। इन्होंने बोला कि आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दी गई है और रियल और इन्वर्टेड इमेज आपकी बन रही है। अगर मेरी इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रही है और वो कॉन्वेक्स लेंस में ही बनती है, हमें पता है। दूसरी चीज़, इमेज जो है वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही है। इमेज आपकी 50 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। ए कॉन्केव लेंस फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर ऑफ इट। अब हमें मालूम है V दे दिया हमें 50। अब हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि ये 50 प्लस होगा कि माइनस। तो हमें मालूम है कॉन्वेक्स लेंस में केवल एक ही केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, बाकी रियल और इन्वर्टेड इमेज अदर साइड ऑफ द मिरर बनती है। तो इसका मतलब अगर मेरा कॉन्वेक्स लेंस ये है और मेरा कोई ऑब्जेक्ट इधर रखा गया है तो उसकी इमेज हमें अदर साइड पे मिलती है। तो अगर मैं इसको अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लूँ तो मेरा जो इमेज बन रहा है वो 50 साइड राइट में बन रहा है। तो इसका मतलब आपको V क्या लेना होगा? +50। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता चला
कि कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस में जो आपकी डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पे आपकी इमेज बन रही है, तो v कितना हो गया +50। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, हम लोग नीडल को कहाँ पे प्लेस करें कॉन्वेक्स लेंस में कि हमारी इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर आ जाए। इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर आ जाए और साइज की बात कर रहा है तो ऑब्जेक्ट की साइज के लिए हम लोग क्या देखते हैं, मैग्नीफिकेशन। और ये लेंस है तो लेंस में ये किसके बराबर होता है, v/u। यहाँ तक दिक्कत? लेंस में m किसके बराबर होता है, v/u और hi/h0। अब अगर मेरी इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर होगी तो मेरी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू 1 हो जाएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़ हमें ये जानकारी रहनी चाहिए कि अगर मेरी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है तो मेरा m निगेटिव में आता है, तो ये जो 1 है इसके आगे आप माइनस की साइन लगाएंगे। तो आपको दो चीज़ मिल गई, एक v = +50 मिल गया और एक m = -1 मिल गया। और ये -1 इसलिए मिला क्योंकि आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे इसने बोला पावर निकालो, तो पावर हमें मालूम है कि 1/f मीटर में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें जो ये v और m दिया है, पहले हम इससे u निकाल लेते हैं और u किससे निकलेगा, m = v/u से। ठीक है, m = v/u से। और आपकी u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -50। ठीक है, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -50। अब देखिए, आपको मालूम है कि लेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरा 1/v - 1/u = 1/f। और हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ आता है वो हमेशा किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। तो इसका मतलब आपका जो आंसर निकलेगा उसमें फोकल लेंथ आपकी क्या निकलनी चाहिए, पॉजिटिव निकलनी चाहिए। तो आप देखिए 1/v - 1/u = 1/f में v की वैल्यू 1/50 आपने पुट कर दी क्योंकि ये +50 था, और u की वैल्यू -50 पुट कर दी तो 1/-50 हो गया 1/f। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/50 आपको 1/25 मिल गया = 1/f। सारी चीज़ें आपको सेंटीमीटर में दे रखी हैं, तो इसका मतलब f आपका कितना आया, 25 सेंटीमीटर। f आपका कितना आया, 25 सेंटीमीटर। अगर आपके f की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है तो आपकी पावर कितनी आएगी, तो सेंटीमीटर के लिए हमें मालूम है 100/f हम लोग लगाते हैं। तो आप 100/25 करेंगे, आपकी पावर आ जाएगी 4 डायोप्टर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपने इसमें सीखी कि कॉन्वेक्स लेंस है तो मेरा फोकल लेंथ पॉजिटिव में आएगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज है तो m मेरा निगेटिव में होगा। दूसरी चीज़, एक कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। मतलब जो आपका v है वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पे आपकी इमेज बन रही है। अब आपके दिमाग में चलेगा कि मैं इसे माइनस लूँ कि प्लस, तो आपको कॉन्वेक्स लेंस के सारे रे डायग्राम जब आप देखेंगे तो रियल और इन्वर्टेड इमेज में जितनी भी इमेज बन रही है वो अदर साइड पे बन रही है। तो इसका मतलब v की वैल्यू +50 होगी। अब आप m का इस्तेमाल करके यहाँ पे बोला इमेज आपकी ऑब्जेक्ट की साइज़ के बराबर है, तो इसका मतलब hi/h0 के बराबर है। तो hi/h0 हमारा किसके बराबर होता है, m। अगर hi और h0 बराबर है तो m की वैल्यू 1 होगी। अब m की वैल्यू हम निगेटिव लें कि पॉजिटिव, वो हमें किससे पता चलेगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज जो लिखा गया है उससे पता चलेगा। तो m की वैल्यू -1 आ जाएगी। इस तरीके से आपका ये आंसर निकलेगा। और मैं आपको अगर डायग्राम की तरफ ले जाऊं तो देखिए ये आपके कॉन्वेक्स लेंस के डायग्राम हैं, और इसमें जितनी भी आपकी इमेज रियल इन्वर्टेड बन रही है, जितनी भी आपकी रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है, उन सब में देखिए आपकी जो इमेज बन रही है वो राइट साइड में बन रही है। तो राइट साइड में बनना मतलब कि इन सब का
जो v होगा वो पॉजिटिव में आएगा अगर मैं साइन कन्वेंशन की तरफ ध्यान दूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए आप। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी कॉन्केव लेंस की अगर फोकल लेंथ 2 मीटर दे रखी है। अब मुझे मालूम है कॉन्केव लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ 2 मीटर दे तो भी मुझे -2 लेना होगा। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ आपके कॉन्केव लेंस की क्या होती है, निगेटिव में। दूसरा, इसने मीटर में दे रखा है तो हमें पावर किस में निकालनी होगी, 1/f मीटर। तो ये हो गया 1/-2 और आपका वैल्यू कितना आ गया, -0.5 डायोप्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। अगला क्वेश्चन जो ये आपको बोल रहा है वो बोल रहा है कि अगर कोई कॉन्केव मिरर है वो 3 टाइम इन लार्ज इमेज बनाता है और वो भी रियल इमेज बनाता है। तो सबसे पहले रियल इमेज के लिए m मेरा निगेटिव में होगा। दूसरा, मेरी जो इमेज बन रही है वो 3 टाइम बन रही है ऑब्जेक्ट से, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, मतलब आपकी इमेज 3 टाइम्स। तो HI/H0 की वैल्यू कितनी हो गई, 3। और हमें m निगेटिव में लेना है तो m की वैल्यू कितनी हो गई, -3। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आपको m की वैल्यू कितनी मिल गई, -3। और आपको सारी चीज़ें सेंटीमीटर में दे रखी हैं, लेकिन m जो है वो आपकी यूनिट होती है जो HI से निकलती है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब ये मिरर की बात कर रहा है। मिरर में हमें मालूम है m किसके बराबर होता है, -V/u के बराबर होता है। अब इसने बोला एक कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। और ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा जाए, चाहे लेंस हो चाहे मिरर, आपको ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो हमेशा निगेटिव में लेनी होगी। तो यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, -10। क्यों? क्योंकि 10 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। और माइनस की साइन हमने क्यों ली, क्योंकि u की वैल्यू हमेशा आपको निगेटिव में लेनी होती है, क्योंकि हम इसे लेंस के या ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट साइड में रखते हैं। तो m से माइनस कैंसिल, -3 आपको दिया हुआ है। 3 × 10 आपका कितना हो गया, -30। v आपका कितना हो गया, -30। और v की वैल्यू -30 आने का मतलब क्या हुआ, u की वैल्यू आपके पास -10 है जो आपकी आई, और v की वैल्यू -30 आई। और जब आप इसे -v/u करेंगे तो आपको m की वैल्यू -3 मिल जाएगी। -30 आने का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर में अगर आपका ऑब्जेक्ट लेफ़्ट साइड में है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो भी लेफ़्ट साइड में बनेगी, लेकिन 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी। ठीक है, कोई दिक्कत? m की वैल्यू अगर आपकी निगेटिव में है तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। यही कुछ यहाँ पे ये बोला है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे आइए। हमें मालूम है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनाइज्ड इमेज देता है। तो डिमिनाइज्ड इमेज देने का मतलब ये हुआ कि हम बहुत बड़े व्यू को भी हम लोग एक छोटे से लेंस से, एक कॉन्वेक्स मिरर से देख सकते हैं, क्योंकि वो सारे बड़े व्यू की इमेज एक छोटे से उसमें बनाता है। तो इसीलिए आपका जो व्हीकल होती है उसके रियर व्यू मिरर जो होते हैं, रियर व्यू मिरर वो मिरर होते हैं जिससे हम पीछे की चीज़ें देखते हैं, वो चीज़ें हम देख पाते हैं, और एक बहुत बड़ा व्यू को हम लोग एक छोटे से मिरर में देख लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर अगर आपको दिया है और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 है तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा। हमें मालूम है फोकल लेंथ हमेशा आधा होता है, तो 32 का आधा 16 हो गया। दूसरा, ये कॉन्वेक्स मिरर दिया है तो 16 जो होगा वो हमारा +16 आएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे इन्होंने बोला है कि अगर आपको केरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर 3 प्रकार के मीडियम दिए जाएं
तो लाइट किस में ट्रैवल करेगी फास्टेस्ट। तो हमें मालूम है, ध्यान से समझिएगा, हमें मालूम है कि म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी होता है, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी होता है। दूसरा हमें मालूम है कि म्यू वन वी वन इक्वल टू म्यू टू वी टू होता है। मैंने दो मीडियम हैं, दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम उसकी वेलोसिटी से इंटू कर देंगे तो दोनों की वैल्यू आपकी सी के बराबर ही आएगी, क्योंकि म्यू वी की वैल्यू इसमें भी सी है और म्यू वे की वैल्यू इसमें भी सी है। और दूसरी चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट वहीं पे फास्टेस्ट होगी जहाँ पे रेयरर मीडियम होगा। जितना ज़्यादा मीडियम आपका डेंसर होते चले जाएगा उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होती चली जाएगी। तो इसका मतलब रेयरर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है। ठीक है, तो आपको केरोसिन 1.47 और 1.33 ये 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं, और जिनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है उनका वो डेंसर मीडियम है और जिनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है वो रेयरर मीडियम है। तो इसका मतलब वाटर की जो 1.33 है वो 1.47 और 1.44 से कम है, तो इसका मतलब वाटर आपका रेयरर मीडियम है सबसे कम, क्योंकि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, और रेयरर मीडियम में ही हमारी लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ती है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा वाटर। ठीक है, आगे आइए। अगर आपसे किसी ने बोला कि आपके डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका मीडियम चेंज होता है तो आपकी लाइट अगर रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है तो वो कुछ शिफ्ट करती है अपनी डायरेक्शन से, और ये कितना एक्सटेंट शिफ्ट करती है उसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से दर्शाते हैं। ठीक है, हमें मालूम है कि अगर डेंसर मीडियम हुआ तो इट बेंड्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल, और अगर रेयरर मीडियम हुआ तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई। दूसरी चीज़ आपको ये लिखी है, देखिए आंसर क्या लिखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम अनदर इंडिकेट्स एक्सटेंट टू विच लाइट बैंड्स, कितने एक्सटेंट तक आपकी लाइट बैंड होती है अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में सफ़र करती है। ठीक है, दूसरा हमें ये समझना है कि म्यू की वैल्यू आपको 2.42 दे रखी है, तो ये सी अपॉन वी के बराबर है, सी अपॉन वी के बराबर है, और इसमें ये जो सी है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और वी जो है वो हमारे डायमंड में कितनी वेलोसिटी है उसके ऊपर है। तो वी डी जो है वो आपका कितना हो गया, सी अपॉन 2.42, कुछ ये होगा। तो इसका मतलब डायमंड में जो आपके लाइट की वेलोसिटी होगी वो आपके स्पीड ऑफ लाइट का 1/2.42 होगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी वैल्यू 2.42 डिवाइड में आ रही है। तो सी वेलोसिटी ऑफ लाइट का 1/2.42 होगी हमारे डायमंड में वेलोसिटी। तो यही आपके 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने का मतलब है। आगे देखिए, इन्होंने बोला कि कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करें कि हमें जो रियल इमेज मिले, हमें एक रियल इमेज मिले। ध्यान से समझिएगा। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझिएगा, इसने क्या कहा। इसने बोला कि आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखी है, इसमें हम कहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस करें, इसमें हम कहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस करें कि हमारी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की लेंथ के बराबर बने, ऑब्जेक्ट की लेंथ के बराबर बने। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 2f2 पे आप अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज भी आपको 2f2 पे ही मिलती है। आई मेरी बात समझ में आपको? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर आप डायग्राम की तरफ जाएंगे, चलिए मैं आपको इस वाले क्वेश्चन का डायग्राम दिखा देता हूँ। कॉन्वेक्स लेंस हम लोगों की कैसी लेंस होती है, कन्वर्जिंग लेंस होती है। और कन्वर्जिंग लेंस का मतलब ये हुआ कि अगर
आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे 2f1 पे रखा गया है और यहाँ पे ये ऐसे है, तो ये यहाँ से कट होके f1 से होके गुजरेगा और एक जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है वो आगे ही जाएगा और यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी 2f2 पे। ठीक है, तो ये 2f2 मतलब क्या हो गया, ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ट्वाइस द फोकल लेंथ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आपके पास एक मिरर है और एक लेंस है, ठीक है, और दोनों की फोकल लेंथ -15 दे रखी है। तो मिरर कौन सा है और लेंस कौन सा है? अगर मेरा माइनस की साइन है तो इसका मतलब मेरे पास कॉनकेव लेंस भी है और कॉनकेव मिरर भी है। ठीक है, और कॉनकेव मिरर मेरा क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर, और कॉनकेव लेंस मेरा क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे क्या होगा। आगे देखिए, आगे इसने ये बोला नो मैटर हाउ फार, आप कितना भी दूर अगर मिरर से खड़े रहें लेकिन आपकी इमेज अगर हमेशा इरेक्ट बने, इरेक्ट मतलब जैसा ऑब्जेक्ट की जिस दिशा में है उसी दिशा में आपका इमेज भी है, तो ये चीज़ हमें किस में देखने को मिलेगी, ये चीज़ मेरे ख्याल से हमें प्लेन मिरर में देखने को मिलती है। तो इसका मतलब प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर आपका आंसर हो गया। दूसरी चीज़ हमें मालूम है वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनाइज्ड इमेज, ये हमें दो जगहों पे देखने को मिलती थी। कहाँ कहाँ, एक हमें कॉन्वेक्स मिरर में और एक हमें कॉनकेव लेंस में। इन दोनों जगहों पे हमें वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनाइज्ड इमेज मिलती थी। तो इन्होंने क्वेश्चन बोला कि आपकी इमेज जो है अगर वो इरेक्ट बने तो उसके कौन कौन से तरीके हैं या आपको कौन सा मिरर लगाना होगा। तो आपको पता चल गया कि कॉन्वेक्स मिरर लगाना होगा, और दूसरा आपको पता चल गया या तो आप प्लेन मिरर ले लीजिए, प्लेन मिरर में भी आपको हमेशा इरेक्ट इमेज ही मिलती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आर फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रिफर टू यूज़ वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन डिक्शनरी। आपको अगर छोटे छोटे लेटर दिए गए हैं तो आप कौन से लेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कौन से लेंस का इस्तेमाल करेंगे। और मैं अगर बोलूँ P = 1/f होता है, तो जिसका f कम होगा उसकी पावर ज़्यादा होगी, जिसका f कम होगा उसकी पावर ज़्यादा होगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़, f की वैल्यू अगर निगेटिव में आएगी तो पावर तो कम आएगी ही, इसका मतलब f की वैल्यू हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। f की वैल्यू पॉजिटिव हमें किस में मिलती है, कॉन्वेक्स लेंस में मिलती है। तो इसका मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे कॉन्वेक्स लेंस लेना होगा, तब जाके मेरी f की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। दूसरी चीज़, अगर मुझे पावर बढ़ानी है, अगर मुझे पावर बढ़ानी है तो मुझे फोकल लेंथ को क्या लेना होगा, कम लेना होगा। क्या लेना होगा, कम लेना होगा। तो देखिए आपके पास जो ऑप्शन दिया है, एक कॉन्वेक्स इधर दिया है और एक कॉन्वेक्स इधर दिया है, एक में 5 सेंटीमीटर दिया है, एक में 50 सेंटीमीटर दिया है। तो मेरे ख्याल से 5 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर में कौन सा कम है, 5। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, सी। कॉनकेव लेंस इसलिए नहीं लिया क्योंकि कॉनकेव लेंस में हमारी f की वैल्यू निगेटिव आएगी, तो हमारे डायोप्टर भी निगेटिव पावर का होगा। लेकिन हमें चीज़ें पढ़नी हैं, तो बेटर परफॉर्मेंस के लिए हमें डायोप्टर की लेंथ को पॉजिटिव चाहिए, और डायोप्टर की लेंथ पॉजिटिव हमें कहाँ मिलती है, जब हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव में हो। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको किसी चीज़ में, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, ये बोल रहे हैं कि कौन कौन सा मिरर आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने हेडलाइट, तो हमें मालूम है हेडलाइट में हमें कॉनकेव मिरर लगता है, रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर लगता है, और सोलार फर्नेस कन्वर्ज करनी है हमें लाइट, इसका मतलब कॉनकेव मिरर लगेगा। आगे देखिए, इन्होंने बोला कि अगर कॉन्वेक्स लेंस के हम आधे भाग को ब्लैक कर दें, आधे भाग को ब्लैक कर दें तो क्या हमारी इमेज बनेगी। तो इन्होंने दिखाया कि इमेज तो बनेगी, लेकिन वो इमेज थोड़ी सी धुंधली बनेगी, क्योंकि बाकी रेज जो हैं
जो आ रही हैं वो यहाँ से आपकी रिफ्रैक्ट नहीं हो पाएंगी। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? द लेंस विल प्रोड्यूस द कंप्लीट इमेज बट ऑफ लोअर इंटेंसिटी एंड ब्राइटनेस। आपकी इमेज तो बनेगी लेकिन उसकी इंटेंसिटी और ब्राइटनेस कम हो जाएगी। यहाँ तक दिक्कत आपको किसी चीज़ में? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसका मतलब h0 आपको कितना दे दिया? 5। ठीक। हाइट की इमेज में प्लस माइनस आप लोग नहीं देखते हैं, प्लस माइनस आप लोग m से बताते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, आपको बोला गया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सी होती है? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसका मतलब f इक्वल टू +10, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में हमारी फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। दूसरा, आपका ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, तो u कितना हो गया? -25 सेंटीमीटर। u की वैल्यू हमेशा निगेटिव में लेते हैं। ठीक है। अब इन्होंने बोला कि रे डायग्राम बनाओ और नेचर और इमेज बताओ। तो हमें मालूम है कि अगर मेरा ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनेगी। तब भी आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे? लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये फार्मूला आप यहाँ पे लगाएंगे। u की वैल्यू -25 करेंगे तो ये +1/25 हो जाएगा, और 1/f मतलब 1/10। तो आपकी वैल्यू कुछ आएगी 1/10 माइनस 1/25, और 10 5 जा 50, 25 2 जा 50, तो इसका मतलब ये हो गया 3/50, और यहाँ से 50/3 आएगा, इसका मतलब 50/3। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? v की। देखिए आपकी v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और v की वैल्यू हमारी क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। ध्यान से समझिएगा, v की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है कितनी? +50/3। u की वैल्यू आ रही है हमारे पास -25। अगर मैं m की वैल्यू निकालूं तो m लेंस के लिए क्या होता है? v/u। तो आप देखेंगे प्लस माइनस आपको m की वैल्यू क्या मिल रही है? निगेटिव। निकालिए मत, आप ऐसे ही देख लीजिए कि प्लस माइनस, अगर मैं v की वैल्यू पॉजिटिव पुट करूंगा और u की वैल्यू निगेटिव पुट करूंगा तो प्लस माइनस से हमें क्या मिलेगा? माइनस। और अगर आपका m निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब आपकी इमेज कैसी बनेगी? आपकी इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे किया गया है। आपको यहाँ पे h0 दे दिया, u दे दिया, f दे दिया। ठीक है। उसके बाद 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u निकाला, v की वैल्यू 50/3 आ गई। उसके बाद ये आगे गए तो इन्हें मालूम है कि m की वैल्यू मुझे निकालनी है। अच्छा, हमें एक चीज़ और पता करनी थी। इन्होंने बोला कि आपको इमेज की हाइट भी बतानी है, hi। आपको इमेज की हाइट भी बतानी है। तो हमें मालूम है, ध्यान से समझिएगा, हमें मालूम है कि m जो होता है वो hi/h0 के भी बराबर होता है और v/u के भी बराबर होता है, जब ये केस किसका हो? लेंस का। तो hi हमें पता नहीं है, h0 हमें 5 दे रखा है सेंटीमीटर, v की वैल्यू हमने 50/3 निकाली थी, और u की वैल्यू हमारी कितनी है? -25। u की वैल्यू हमारी कितनी है? -25। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको h की वैल्यू मिल जाएगी 5 5 जा 25, 5 10 जा 50। तो आपको आ गया आंसर कितना? देख लीजिए आप, आपका आंसर आ गया -3.33। -3.33। मेरी बात समझ में आई? अब आप ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको यहाँ पे चीज़ कहने जा रहा हूँ। हमने क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर दूरी पे और ऑब्जेक्ट की लेंथ को हमने 5 लिया था, इसका मतलब h0 हमने 5 लिया था, और मेरी hi की वैल्यू जब मैंने पुट करी तो मेरी -3.33 आई। अब ध्यान से समझिएगा, अगर h0 +5 है तो इसका मतलब आपकी जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर 5 सेंटीमीटर के y एक्सिस की डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है,
और एच आई की वैल्यू -3.33 आई है, 5 से कम आई है, इसका मतलब आपकी इमेज कैसी बन रही है? डिमिनाइज्ड इमेज बन रही है। डिमिनाइज्ड मतलब छोटी इमेज। दूसरा, इसमें माइनस की साइन लगी गई है, तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो मेरी इमेज जो है वो नीचे की तरफ बनेगी और उसकी लेंथ कितनी होगी? 3.33। इन्वर्टेड इमेज मतलब आपकी इमेज नीचे की तरफ बन रही है। और नीचे की तरफ बनना मतलब हमें मालूम है, अगर कोई भी मिरर दिया गया है तो मैं अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लूँ तो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के राइट साइड में हम प्लस लेते हैं, लेफ्ट साइड में माइनस, ऊपर की तरफ सारा प्लस और नीचे की तरफ सारा माइनस। तो अगर मेरी ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है और इसकी लेंथ 5 है और ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है इस मिरर से। अब जो मेरा वो आ रहा है, वो मेरा आ रहा था v की वैल्यू आ रही थी 50/3, तो इसका मतलब मेरी इमेज राइट साइड में बनेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरा जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी -3.33 H0 की, तो इसका मतलब 50/3 की दूरी पे आपकी जो इमेज बनेगी वो कुछ नीचे की साइड में बनेगी। नीचे की साइड में बनना मतलब निगेटिव साइड में बनना, वाई एक्सिस का निगेटिव। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और आप समझ गए कि ये क्या है, कैसी साइज है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में अब आपको कोई दिक्कत? तो ये डायग्राम है, डायग्राम आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे बनेगा। ठीक। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है, इन्होंने बोला रे डायग्राम बनाना है, तो हमें मालूम है कि अगर मेरा कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है और मेरी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 10, तो इसका मतलब f की वैल्यू 10 हो गई और 10 का दुगना हो गया 20 और हमारा ऑब्जेक्ट 25 पे रखा गया है, तो इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 रखा गया है। और बियॉन्ड 2f1 वाली इमेज कॉन्वेक्स लेंस में कहाँ बनती थी? बिटवीन f2 एंड 2f2। चाहे तो आप पीछे इसको चेक कर लीजिए, बियॉन्ड 2f1 अगर इतनी लेंथ हमें 10 दे रखी है तो ये हो गई 10 और 2f1 तक 10 10 20, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा गया है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। और 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना मतलब कि वो 2f1 के आगे रखना, क्योंकि 2f1 तक आपकी लेंथ 20 है और बियॉन्ड 2f1 अगर हम कोई भी चीज़ रखते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस में उसकी इमेज आपकी f2 और 2f2 के बीच में बनती है, वो भी रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनाइज्ड इमेज बनती है। ये आपने पहले ही पढ़ रखा था और वही चीज़ आपने यहाँ पे निकाली। आगे देखिए, आगे यहाँ पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन, तो क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, ये क्वेश्चन देखिए आप। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी साइज आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसका मतलब H0 आपको कितना दे दिया? 7 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। U की वैल्यू कितनी दे रखी? 20 सेंटीमीटर, 27, तो -27 लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट या ऑब्जेक्ट की लेंथ डिस्टेंस जो है वो -27 ली जाती है। आगे देखिए, कॉन्केव मिरर है तो इसका मतलब फोकल लेंथ मेरी निगेटिव में होगी, तो ये हो गया -18। अब इन्होंने बोला एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी द स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी obtained and find the size and the nature of the image। साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज मतलब वही आपको रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड बताना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, हमारे पास कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर में आपने -27 सेंटीमीटर पे चीज़ रखी है। इसका मतलब अगर मैं ध्यान आपको दिलाऊं, अगर मैं आपको चीज़ पे ध्यान दिलाऊं तो ये मेरा कुछ कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर में ये फोकल लेंथ मेरी 18 तक है। 18 का दुगना करेंगे तो C आएगा मेरा 36। इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा 36 है। ठीक है, और मेरी ऑब्जेक्ट 27 पे, इसका मतलब C और F के बीच में रखी गई है। ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ रखा गया है? C और F के बीच में रखा गया है। तो मेरे ख्याल से C और F के बीच में रखने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड C बनता है। ठीक है,
बियॉन्ड सी बनता है, वो भी रियल इन्वर्टेड बनता है। हमें ये चीज़ मालूम है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी और बियॉन्ड सी बनेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। आपको u की वैल्यू -27 पता है और f की वैल्यू निगेटिव में कितनी पता है, -18। और मिरर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, f की वैल्यू आप -18 पुट करेंगे और u की वैल्यू आप -27 पुट करेंगे। तो 1/v की वैल्यू आपकी 1/27 - 1/18 आ जाएगी। और 1/27 - 1/18 अगर आप करेंगे तो आपको v की वैल्यू या 1/v की वैल्यू -1/54 मिलेगी। तो v की वैल्यू कितनी मिल गई, -54। अब -54 आने का मतलब ये हुआ कि आपका जो ऑब्जेक्ट रखा गया था 27 सेंटीमीटर की दूरी पे, माइनस लगने का मतलब ये हुआ कि आपकी इमेज भी इसी साइड में बनेगी और 27 दूनी 54, इसका मतलब कुछ यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी 54 सेंटीमीटर लेंगे। और दोनों चीज़ आपकी एक ही साइड में है क्योंकि दोनों लेंथ आपकी निगेटिव है। और हमें मालूम है निगेटिव इसलिए है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के निगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? तो आपको v की वैल्यू कितनी मिल गई, -54। u की वैल्यू कितनी मिल गई, -27। अब आप m की वैल्यू निकाल लीजिए पहले तो -v/u से। तो वहाँ पे आपको कुछ u की वैल्यू -27 सेंटीमीटर और v की वैल्यू -54 सेंटीमीटर मिली। अब हमें देखना है कि जो ये रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है जिसका पता हमें मैग्नीफिकेशन से चलता है, हमारे कॉनकेव मिरर का कितना मैग्नीफिकेशन आया। तो मैग्नीफिकेशन हमें मालूम है -v/u होता है, किसके लिए, मिरर के लिए। और जब आप 54/57 करेंगे, 54/27 करेंगे तो आपको कुछ ध्यान से देखिएगा, -v/u करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी साइन माइनस में आ रही है और कितनी आ रही है, -2। m की वैल्यू कितनी आ रही है, -2। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई। और m की वैल्यू नेगेटिव आने के कारण आपको रियल और इन्वर्टेड इमेज मिल रही है। अब इन्होंने बोला कि इमेज की हाइट कितनी होगी, तो आपको जब m की वैल्यू -2 पता चल गई तो आपको मालूम है m जो है मेरा वो hi/h0 के भी बराबर होता है और -v/u के भी बराबर होता है। तो -v/u करके हमने -2 निकाल लिया, hi को हमने वही रखा और h0 की वैल्यू हमें 7 दे रखी है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें कितना दे रखा है, 7। तो hi की वैल्यू कितनी आ गई, -14। तो आप देख रहे हैं कि 7 से बड़ा आ रहा है आपका 14। इतनी चीज़ आपको मेरी समझ में आई। तो आप देख रहे हैं कि आपको h0 की वैल्यू 7 मिल रही है और hi की वैल्यू -14। इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर मेरा ये कोऑर्डिनेट रहा होगा तो मेरी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऊपर होने के कारण मुझे इसकी हाइट 7 मिल रही है और hi जो है वो मेरे को थोड़ा सा बड़ा मिलेगा और नीचे की साइड मिलेगा। क्यों? क्योंकि माइनस की साइन लगी है और निगेटिव वाई एक्सिस हमारी यहाँ पे होती है और ये होती है हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ये हो गया आपका -14। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई। तो ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको 2 या 3 फार्मूले पता हों। और वो फार्मूले आपको मैंने बार बार बता रखे हैं। आप चीज़ों को रिवाइंड करके अगर 2-3 बार देखेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आइए। इन्होंने बोला कि फोकल लेंथ क्या होगी अगर किसी की पावर -2d है। हमें मालूम है पावर अगर माइनस में है तो फोकल लेंथ भी माइनस में आएगी और फोकल लेंथ माइनस में किसकी होती है, कॉनकेव लेंस की। तो इसका मतलब ये लेंस कैसा होगा,
कॉनकेव लेंस। अब आपका काम ये है कि फोकल लेंथ मुझे मीटर में निकालनी है कि सेंटीमीटर में। तो आपको मालूम है P इक्वल टू 100/F सेंटीमीटर होता है। P की वैल्यू आप -2 रखेंगे, 100/F करेंगे तो F की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, -50 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें, आगे देखिए। एक डॉक्टर है, उसने आपको बोला कि आपको +1.5D का चश्मा लगाना है। तो ये पूछ रहा है कि अगर +1.5D है तो उस लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी, पहली चीज़। और दूसरा हमें ये बताना है कि वो डाइवर्जिंग लेंस होगी या कन्वर्जिंग लेंस होगी। तो हमें मालूम है कि पॉजिटिव अगर मेरा ये है पावर तो मेरी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आएगी। और मेरी फोकल लेंथ पॉजिटिव किस में होती है, कॉन्वेक्स लेंस में। और मेरी कॉन्वेक्स लेंस कैसी होती है, डाइवर्जिंग लेंस होती है। तो इसका मतलब वो लेंस कैसा होगा, डाइवर्जिंग लेंस होगा। आगे आपको अगर निकालना है तो 1.5 रख दीजिए और 1/F मीटर रख दीजिए। तो आपको F मीटर कितना मिल गया, 10/15। कुछ यही मिलेगा आपको। और 10/15 आपको कितना मिल गया, 2/3। तो 2/3 आपका कितना आ गया, 0.66 मीटर। और मीटर को सेंटीमीटर में अगर आप चेंज कर देंगे तो 66 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत आपको? ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं और समझना है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए, मैंने अभी आपको थोड़ा सा एक चीज़ गलत बता दिया। हमें कॉन्वेक्स लेंस जो होता है हमारा, वो सारी रेस को कन्वर्ज करता है, वो सारी रेस को कन्वर्ज करता है। और ये चीज़ थोड़ा मेरे से गलती में निकल गया। कॉन्वेक्स लेंस आपकी कैसी लेंस होती है, कन्वर्जिंग लेंस होती है, ठीक है। एक बार मैं आपको अगर याद दिलाना चाहूँ तो आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, इन दोनों में आपको कन्वर्जिंग मिलता है, कन्वर्जिंग मिलती है, मतलब रेज आपकी कन्वर्ज होती है। और कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, इन दोनों में आपको डाइवर्जिंग रेज मिलती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, इट इज़ कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। और फोकल लेंथ हमें पॉजिटिव किस में मिलती है, या तो वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो या तो वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो। और कॉन्वेक्स लेंस हमारी लेंस कैसी होती है, कन्वर्जिंग लेंस होती है, ठीक है। आगे आइए। आगे इसने बोला प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है, तो आपको मालूम है इनफाइनाइट। अगला इसने बोला कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखें तो उसकी इमेज कितनी सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी, तो हमें मालूम है 10 पे ही बनेगी, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही डिस्टेंस इमेज की भी होगी। अगला क्वेश्चन इसने बोला एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। आपको कोई कॉन्वेक्स मिरर अगर दिया गया है, अगर आपको कोई कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है और उसके शाइनिंग सरफेस के उधर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे बनेगा। मालूम है हमें कॉन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो इसका मतलब इसकी जो रेज होगी वो आपकी इस तरफ बनेगी और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए, बिहाइंड द मिरर। डाइवर्जिंग रेज हमेशा बिहाइंड द मिरर आपको देखने को मिलती हैं। आगे इसने बोला कि अगर किसी का रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 है, किसी लेंस का क्या, उसने सीधे बता दिया आपको कॉनकेव मिरर है। अगर कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 है तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो हमें मालूम है F = R/2 होता है, तो 12/2 करके आप F6 लिख देंगे। तो क्या आपका आंसर सही है? नहीं, आपका आंसर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव में आती है, तो आप लिखेंगे -6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि कहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कहाँ पे फोकल लेंथ निगेटिव होती है।
अगला क्वेश्चन इसने बोला एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। हमने एक कॉन्केव मिरर लिया और ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पे रखा हमने, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने 20 सेंटीमीटर पे रखा और फोकल लेंथ है हमारी 10। तो इसका मतलब अगर मेरा ये P है, ये F है, तो ये मेरा क्या होना चाहिए, C। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि फोकल लेंथ का डबल हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की लेंथ 20 दे रखी है वो असल में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, और फोकल लेंथ जो आपको दे रखी है वो 10 दे रखी है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज हमें कॉन्केव मिरर में कहाँ मिलती है? सबसे पहली बात, कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग लेंस होती है। तो इसका मतलब इसके पैरेलल से अगर कोई रे जाएगी तो वो कुछ इस तरफ से निकलेगी, ठीक है। और कोई रे फोकस से होके जाएगी तो वो पैरेलल निकलेगी। तो आपकी इमेज यहीं पे बनेगी जहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे चलें, आगे देखिए। अगला इसने पूछा कि उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी ये भी आपको बताना है। तो कॉन्केव मिरर है तो हमें मालूम है 1/v + 1/u = 1/f। फोकल लेंथ हमारी कॉन्केव मिरर की निगेटिव में होती है, तो 1/-10 = 1/-20 + 1/v। तो 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/20 - 1/10। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपने देखा कि 1/20 - 1/10 करने पे आपको 1/20 मिलेगा, जिससे आपकी v की वैल्यू निगेटिव आएगी। और v की वैल्यू निगेटिव आना मतलब यही हुआ कि जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड में आपकी इमेज बनेगी, इसीलिए v की वैल्यू निगेटिव आ रही है। और देख रहे हैं आप v की वैल्यू -20 ही आ रही है और हमारे ऑब्जेक्ट की भी डिस्टेंस 20 है। तो ऐसा एक ही केस था जहाँ पे हमें जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा गया है उतनी ही डिस्टेंस पे हमें इमेज भी मिलती थी। वो केस था हम लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर का। अगर आप रे डायग्राम कॉन्केव मिरर का देखेंगे तो उसमें ये वाला केस आपको देखने को मिल जाएगा। आगे आइए। आगे इसने बोला है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। इसने आपको c की वैल्यू दे दी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा इसने बोला वेलोसिटी इन मीडियम, और किसी मीडियम में जो हमारी वेलोसिटी है वो है 1.5 × 10⁸, ठीक है। और आपकी लाइट रे एयर से उस वाले मीडियम में आ रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो मैं अगर इसको मैं ये बोलूं कि मेरी उस मीडियम में आ रही है तो एयर से वो किस मीडियम में आ रही है, एम मीडियम में आ रही है। तो इसका मतलब हमारी लाइट रे कैसे ट्रेवल कर रही है, एयर से मीडियम। तो इसका मतलब मेरे को लाइट रे का पहले वेलोसिटी लेना होगा जो एयर में है, और मीडियम का मेरे को वेलोसिटी लेना होगा जो v में है। तो आप c/v कर देंगे, आपको पता चल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया है। आगे चले, आगे देखिए। आगे इसने बोला है एक 10 मिलीमीटर का आपके पास आल्पिन है और उसको आपने कॉन्केव मिरर के पास रखा। 10 मिलीमीटर का ऑल्पिन, इसका मतलब आपको उसकी हाइट दे रखी है। इसका मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको कितना दे रखा है, 10 मिलीमीटर। और 10 मिलीमीटर को अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और इसने ये भी बता दिया कि जो आपकी इमेज बनती है वो 5 मिलीमीटर लॉन्ग बनती है, ठीक है, एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इसका मतलब जो आपकी इमेज बन रही है वो मिरर के सामने बन रही है। इसका मतलब वो -30 लेंगे हम। जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे आपकी अगर इमेज बन रही है तो इसका मतलब अगर हम उसको साइन से देखें तो वो माइनस में ही आएगा। तो v की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। उसने ये भी बता रखा है कि 5 मिलीमीटर का आपको अल्पिन मिलता है। तो 5 मिलीमीटर का जो इमेज मिल रहा है वो हो गया hi। कोई दिक्कत? और hi की वैल्यू कितनी दे रखी है,
5 मिलीमीटर, तो 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आपको 0.5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसने बोला है फोकल लेंथ निकालो। पहली बात, ये कॉन्केव मिरर है तो इसका मतलब फोकल लेंथ मेरी किस में निकलनी चाहिए? निगेटिव में, ये हमें पता चल गया। और दूसरी चीज़ ध्यान से समझिएगा, अगर मुझे H0 और HI दे रखा है तो मैं m की वैल्यू HI/H0 ले सकता हूँ। ले सकते हो आप। तो आपको m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? HI हमें दिया है 0.5 और 0.5 किसके बराबर होता है? 1/2। तो 1/2/1 करोगे तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। कोई दिक्कत? m की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अब हमें ये भी मालूम है कि m जो है वो HI/H0 के साथ साथ -V/U के भी बराबर होता है मिरर के केस में। तो 1/2 किसके बराबर हो गया? -V/U। और मुझे मालूम है v की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है? -30। ठीक है, मुझे v की वैल्यू कितनी दे रखी है? -30। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मिरर का केस था, m की वैल्यू हमारी 1/2 आई थी। m की वैल्यू हमारी 1/2 आई थी और ये चीज़ हो गई हमारी -V/U के बराबर। v की वैल्यू हमने कितनी रखी? -30। और -30/U करने पे आपको कितना मिल रहा है? -60। इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट मिरर के साइड में ही 60 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको किसी भी चीज़ में? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें, आगे देखिए। तो आपके पास u की वैल्यू -60 आ गई और v की वैल्यू -30 आ गई। तो क्या आप f की वैल्यू अब निकाल सकते हैं? हमें मालूम है मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। इसमें आप तीनों चीज़ रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। एक बार मैं आपको अगर फिर से बताना चाहूँ तो आप ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। मिरर के लिए अगर मैं बोलूँ तो 1/v + 1/u = 1/f होता है। u की वैल्यू हमेशा निगेटिव आती है। f की वैल्यू निगेटिव होती है कॉन्केव मिरर में और पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स मिरर में। m की वैल्यू HI/H0 और -V/U के बराबर होती है। कोई दिक्कत आपको? HI आपका हाइट ऑफ द इमेज है, H0 आपका ये है, माइनस की साइन V/U। जो भी आपका V और U आएगा वो आप यहाँ पे पुट कर दोगे। आगे चलें, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है, तो आपने जो ये वाला क्वेश्चन अभी मेरे सामने सॉल्व किया, इस क्वेश्चन को हम अगर देखें, और हमने इस क्वेश्चन को अभी ही सॉल्व किया था जिसमें हमें HI की वैल्यू 5 मिलीमीटर और H0 की वैल्यू 10 मिलीमीटर दी गई थी। ठीक है। दूसरा हमें इसने बोला कि आपको 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब V की वैल्यू -30 दे रखी है सेंटीमीटर। ठीक है। और आपसे फोकल लेंथ इसने पूछी थी कॉन्केव मिरर की। ठीक है। हमें देखने में लग रहा है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से हमारी इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कम आ रही है, तो इसका मतलब हमारी इमेज क्या बन रही है? डिमिनाइज्ड बन रही है। पहली चीज़ ध्यान से समझिएगा, हमारी इमेज क्या बन रही है? डिमिनाइज्ड बन रही है। दूसरा, हमारा V -30 इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है, तो इसका मतलब आपकी इमेज कैसी बन रही है? रियल इमेज बन रही है। ठीक है, आपकी इमेज कैसी बन रही है? रियल इमेज बन रही है। कॉन्केव मिरर का केस आपका चल रहा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रियल और डिमिनाइज्ड वाला कौन सा केस कॉन्केव मिरर में था? तो आप बोलते थे
कि सर कॉनकेव मिरर में हमेशा आपकी अधिकतर रियल इन्वर्टेड और डिमिनाइज्ड इमेज बनती है जब आप उसको बियॉन्ड सी या इन्फिनिटी पे रखते हैं, बियॉन्ड सी या इन्फिनिटी पे रखते हैं। अब बियॉन्ड सी का मतलब ये हुआ कि आपका अगर v की वैल्यू -30 है तो जो आपका ऑब्जेक्ट रखा गया होगा वो 30 सेंटीमीटर के पीछे रखा गया होगा। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मेरी बात आप बहुत ध्यान से समझिएगा। इन्होंने बोला कि अगर आपकी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इससे कम आई तो आपकी इमेज डिमिनाइज्ड हुई और रियल हुई। 30 सेंटीमीटर की दूरी पे आपकी इमेज बन रही है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे आपकी इमेज बन रही है, वो भी निगेटिव में बन रही है, मतलब ऑन दी सेम साइड जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है वहीं पे। तो आपको ये नहीं पता चल गया कि मेरी u की वैल्यू हमेशा ही निगेटिव में आती है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के साइड में ही रखा जाता है। u की वैल्यू हमेशा निगेटिव आती है जो हमेशा उसी साइड में रखा जाता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरी इमेज रियल बन रही है तो मेरी m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? निगेटिव होनी चाहिए। m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? निगेटिव होनी चाहिए। और मुझे मालूम है m की वैल्यू hi/h0 के बराबर होती है। लेकिन जब मैंने hi/h0 निकाला जो मुझे 1/2 मिला था, जब हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, तो यहाँ पे तो मुझे m की वैल्यू +1/2 मिल रही है और ये +1/2 इन लोगों ने यहाँ पे भी दिखाया है। +1/2 दिखाया है, इसका मतलब ये गलत दिखाया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं m की वैल्यू -v/u यहाँ पे पुट करूँ और m मुझे यहाँ पे 1/2 जो मेरा निकला hi/h0 से, माइनस की साइन मैंने लगाई और v की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है? 30। तो ये 30 मेरा -30 में लूँगा क्योंकि मेरा उसी सेम साइड में रखा गया है। और जब मैं u से करूँगा तो मुझे u की वैल्यू 60 मिलेगी। लेकिन मुझे मालूम है ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव में आता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा निगेटिव में आती है, तो इसका मतलब जो ये आपका रहा होगा मैग्नीफिकेशन वो निगेटिव में आएगा। आपके मैग्नीफिकेशन रियल इन्वर्टेड इमेज देगा जब आपकी मैग्नीफिकेशन निगेटिव हो और वर्चुअल और इरेक्ट देगा जब आपका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हो। अब यहाँ पे आपकी इमेज रियली बन रही है कॉनकेव मिरर में, तो इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे रियल इमेज बन रही है और रियल इमेज में मेरी मैग्नीफिकेशन क्या होनी चाहिए? निगेटिव होनी चाहिए। तो ये एक त्रुटि है यहाँ पे, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू h'/h0 जब आप निकालेंगे, जो यहाँ पे हमारा h' और h0 है, इनको जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो 0.5 जो आया है ये आपको माइनस में लेना होगा। और दूसरी चीज़, जो ये माइनस है इसके आगे आपको -30 लेना होगा क्योंकि v की वैल्यू मेरी -30 है और एक माइनस की साइन मेरे पास पहले से है, तो ये -0.5 30/u होगा, तब जाके आपका u -60 निकलेगा। आपको क्वेश्चन का जो ये सॉल्यूशन है इसमें क्या गलती है ये आपको अब समझ में आ गया होगा। मैग्नीफिकेशन आपका दर्शाता है कि इमेज आपकी कैसी बन रही है, रियल, इन्वर्टेड या वो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो थोड़ी सी गलती यहाँ पे दी गई है इसको आप समझ लीजिए। और यहाँ पे u -60 इसलिए आया क्योंकि m की वैल्यू 1/2 नहीं है, m की वैल्यू -1/2 है। ठीक है, आगे आइए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इन्होंने बोला है कि आपकी लाइट रे अगर मीडियम ए से मीडियम बी की तरफ सफ़र कर रही है, मीडियम ए से मीडियम बी, इसका मतलब क्या हो गया? ए म्यू बी, मीडियम ए से मीडियम बी। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। और आपकी लाइट रे कैसे ट्रेवल कर रही है? ए से बी की तरफ। तो इसका मतलब आपकी रे ए में जा रही है फिर बी में जा रही है। तो ए में जब ये ए में गई तो यहाँ पे मुझे आप बताइए इंसिडेंट रे 30 है कि 60 है? हमें पता चल गया कि जब लाइट रे मीडियम ए से मीडियम बी में ट्रैवल कर रही है तो इसका मतलब मेरी इंसिडेंट रे मीडियम ए से आ रही होगी। तो ये मेरी इंसिडेंट रे हो गई। तो मुझे मालूम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा वो होता है जो नॉर्मल से बनाता है। तो
तो इसका मतलब जो ये 60 होगा वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है। और जो ये 45 आया है, ये आपका ये वाला 45, ना कि ये वाला 45 जो आया है ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा 45, ठीक है। तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता चल गया, तो मेरे ख्याल से आप निकाल लेंगे ए म्यू बी इक्वल टू म्यू बी अपॉन म्यू ए, और ये म्यू बी अपॉन म्यू ए को क्या कहते हैं, मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए, मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं, लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। तो म्यू बी अपॉन म्यू ए हमें मालूम है कि म्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होती है। हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है 60, तो ये हो गया साइन 60। हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता है 45, तो ये हो गया साइन 45। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तब आपको √3/√2 आंसर मिल जाएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लायक है, इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। और म्यू के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे आइए, इन्होंने बोला कि अगर कोई लाइट रे ए से बी की तरफ सफ़र कर रही है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो आपको बताना है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब हो गया म्यू बी अपॉन म्यू ए, और म्यू बी अपॉन म्यू ए मतलब हो गया ए म्यू बी। तो इसका मतलब आपकी लाइट रे ए से बी की तरफ जा रही है। अब हमें देखने को मिल रहा है कि ए में नॉर्मल से ज़्यादा डिफ्लेक्शन है और बी में नॉर्मल से कम डिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जिसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन है, आपको मालूम है कि डेंसर मीडियम में आपकी लाइट रेज टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होती हैं और रेयरर मीडियम में अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होती हैं। दूसरी चीज़, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो जाती है। ये दो चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब आप देखिए क्या है, ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है। सिंस लाइट रेज इन मीडियम बी गोज टूवर्ड्स नॉर्मल इट हैज़ ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ए के अंदर आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है एंड लेसर वेलोसिटी ऑफ लाइट, और उसके अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होगी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए इज़ यूनिटी या ग्रेटर देन यूनिटी। अब मेरी बात आप बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये आपकी नॉर्मल रे हो गई और इस नॉर्मल रे पे ये आपका यहाँ गिर रहा है और ये कुछ ऐसे निकल रहा है। मुझे बताइए डिफ्लेक्शन किस में ज़्यादा है। मैं देख रहा हूँ डिफ्लेक्शन इसमें ज़्यादा है, इसका मतलब ये हो गया रेयरर मीडियम और ये हो गया डेंसर मीडियम। तो इसका मतलब जो आपका बी है उसकी डेंसर मीडियम है, तो इसका मतलब इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी बी से ज़्यादा होगी। इसका मतलब म्यू बी आपका म्यू ए से ज़्यादा होगा। यहाँ तक आपको कोई समझ में आया? यहाँ पे आपका एंगल ज़्यादा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसका मतलब ये आपका रेयरर मीडियम है, क्योंकि ये नॉर्मल से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है और ये नॉर्मल के करीब हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया डेंसर मीडियम। अगर ये डेंसर मीडियम है और ये मेरा मीडियम बी है, तो मीडियम बी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मीडियम ए से ज़्यादा होगा। अब इन्होंने पूछा है ए म्यू बी की वैल्यू क्या होगी, तो ये होता है म्यू बी अपॉन म्यू ए, और जब मेरा म्यू बी म्यू ए से ग्रेटर है तो इसका मतलब म्यू बी अपॉन म्यू ए मेरा 1 से ज़्यादा होगा जब मैं इस म्यू ए को इस तरफ डिवाइड कर दूंगा। समझ गए आप? नहीं समझे तो एक बार फिर देखिए, इस तरफ आपको समझ में आएगा। ये मेरे को एक रे दी गई है ऐसे, और ये मीडियम ए है, ये मीडियम बी है, ठीक है। आपको इतना डायग्राम दिया है और आपसे पूछ रहा है ए म्यू बी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, स्मॉलर देन 1 होगी या इक्वल टू 1 होगी, ठीक है।
जब ये रे मेरी यहाँ से ए से बी की तरफ जा रही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए से बी की तरफ जा रही है, तो आप देख रहे हैं ये एंगल और ये एंगल में कौन सा एंगल कम है? ये वाला एंगल कम है, तो ये बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल हुआ। इसका मतलब ये हो गया आपका डेंसर मीडियम और ये हो गया आपका रेयरर मीडियम। तो जो रेयरर मीडियम होता है, ए मेरा रेयरर मीडियम है, तो इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके बी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होगा। और जब मैं दोनों तरफ म्यू ए का डिवाइड कर दूंगा तो मुझे म्यू बी अपॉन म्यू ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1। म्यू बी अपॉन म्यू ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1। तो इसका मतलब म्यू बी अपॉन म्यू ए इज ग्रेटर देन 1। अब वो आपसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकता है। कैसे? देखिए, ऐसे दिया आपको, ये रे आई मेरी और ये कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक नाम दे दिया उसने, ए मीडियम और बी मीडियम। ये मेरी नॉर्मल रे है। नॉर्मल रे से ये वाला एंगल आई और एंगल आर में कौन सा ज़्यादा है? आर ज़्यादा है। इसका मतलब इट डिफ्लेक्ट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसका मतलब ये हो गया आपका रेयरर मीडियम और ये हो गया आपका डेंसर मीडियम। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि म्यू ए आपका म्यू बी से बड़ा है, ठीक है। अब वो आपसे पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है? म्यू बी अपॉन म्यू ए की वैल्यू क्या होगी। और आपको जब मालूम है म्यू ए इज ग्रेटर देन म्यू बी है, तो म्यू बी अपॉन म्यू ए करने के लिए मुझे म्यू ए का डिवाइड करना होगा दोनों में, और म्यू ए से म्यू ए कैंसिल हो जाएगा और आपका म्यू बी अपॉन म्यू ए इस बार क्या आ रहा है? स्मॉलर देन 1 आ रहा है, ठीक है, स्मॉलर देन 1। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें समझनी है कि किस तरीके से आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे आइए। अगला ये पूछ रहा है कि ये कुछ ABCD डायग्राम दिए गया है, तो इसमें ये किस चीज़ का फिगर है? तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें मालूम है कि अगर मैं इसकी तरफ ध्यान दूँ तो ये क्वेश्चन असल में अगर देखा जाए तो मेरी रे इस तरफ से आ रही है, ये रेयरर हो गया, ये डेंसर हो गया और ये रेयरर हो गया। तो ऐसा केस हमें किस में देखने को मिलता था? ग्लास स्लैब में, जिसमें हमारी एक इमर्जेंट रे निकलती थी। तो आपका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा? रेक्टेंगुलर स्लैब, ठीक है। आगे आइए। ये बोल रहा है इसमें से कौन सा डायग्राम सही है? तो आपको मालूम है कि जितनी बार आपका मीडियम बदलेगा उतनी बार आपकी रेस डिफ्लेक्ट होंगी। तो ऐसा एक ही चीज़ दिख रहा है केवल इस वाले पॉइंट में, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। जितनी बार आपका मीडियम चेंज होगा उतनी बार आपकी लाइट रेज डिफ्लेक्ट होंगी। आगे आइए। आपको बोल रहा है कि आपके पास वाटर, मस्टर्ड ऑयल और केरोसिन दिया गया है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन आपको किस में देखने को मिलेगी? तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन उसी में देखने को मिलेगी जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो देखो, इन्होंने बोला यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल एंड ग्लिसरीन एंड इन विच ऑफ दिस मीडियम रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली एट सम एंगल वुड बैंड द मोस्ट। सबसे ज़्यादा वो किस में बैंड करेगा? तो आपको दिया गया है केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44, 1.33 और ग्लिसरीन का 1.74। तो सबसे ज़्यादा डेंसर कौन सा है? 1.74, ठीक है। देयर फॉर लाइट रे बैंड मोस्ट इन ग्लिसरीन। सबसे ज़्यादा आपकी लाइट रे किस में बैंड होगी? ग्लिसरीन में, बैंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल। आगे आपको समझ में। और स्पीड ऑफ लाइट भी उसी में कम होती है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होती है। आगे आइए।
एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए इसी टाइप का। आपको एक ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, ध्यान से समझिएगा। आपको एक ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब h0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब u की वैल्यू कितनी हो गई, -40। उसके बाद आपको इन्होंने बोला है ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब ये हो गया +20। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? अब इसने पूछा है इमेज की साइज कितनी होगी। तो इमेज की साइज के लिए मुझे v की ज़रूरत होगी, और v मेरा किससे निकलेगा, लेंस दिया हुआ है, तो इसका मतलब मेरा फार्मूला क्या लगेगा, 1/u माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें मैं f की वैल्यू 1/20 पुट करूँगा, u की वैल्यू -1/40 पुट करूँगा, तो ये 1/40 हो जाएगा। और आपके 1/v की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए f को 1/20 पुट किया, u को -1/40 पुट किया, निकाला, v की वैल्यू 40 आ गई। कॉन्वेक्स लेंस है, u की वैल्यू हमारे पास -40 थी और हमारे v की वैल्यू 40 आ रही है। तो इसका मतलब आपकी इमेज कहाँ बन रही है, आपकी इमेज बियॉन्ड द मिरर बन रही है, आपकी इमेज बियॉन्ड द मिरर बन रही है। दूसरी चीज़, जैसे ही हमें v और u पता चला, हम पता कर लेते हैं कि हमारी इमेज कैसी बनेगी, और वो हम कैसे पता करेंगे। लेंस के लिए हमारा फॉर्मूला होता है m = v/u। v की वैल्यू मेरी 40 निकली है, और v की वैल्यू मेरी 40 निकली है, और u की वैल्यू मेरी कितनी निकली है, -40। ठीक है, तो मेरे m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। कोई दिक्कत, m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप, m की वैल्यू आ गई आपकी -1। m की वैल्यू -1 आई, इसका मतलब आपकी इमेज कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ठीक है, और हमें, अगर मैं आपको ध्यान दिलाऊं, तो u की वैल्यू हमारी -40 निकली थी और v की वैल्यू हमारी 40 निकली थी। इसका मतलब आपकी इमेज मिरर के दूसरी साइड पे बन रही है और उतनी ही डिस्टेंस पे बन रही है। इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा गया होगा, तो 2f1 पे वो बन रहा है। m की वैल्यू -1 आ गई, आपको -1 लिखिए और इक्वल टू hi/h0 रख दीजिए। -1/hi, और h0 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी थी, 8। तो इसका मतलब मेरे hi की वैल्यू कितनी आ गई, -8। और -8 आने का मतलब ये हुआ कि अगर ये मेरी कॉन्वेक्स लेंस है और मैंने -40 की दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, तो ऑप्टिकल सेंटर से एक रे गई और जो पैरेलल से गई वो कुछ फोकस से होके यहाँ पे आई। ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी आपकी 40 है, और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है 8 सेंटीमीटर का उल्टा बन रहा है, तो ये -8 हो गया, और ये सीधा है तो ये 8 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और आपको समझ गया ये डायग्राम कैसे बना? तो मेरे ख्याल से अब आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आइए, आपके पास 3 लेंस दिए गए हैं, 2 लेंस दिए गए हैं 3D और -2D के। अगर उन्हें हम जोड़ दें तो उनकी पावर और फोकल लेंथ कितनी होगी? तो सबसे पहले तो मैं 3 - 2 करके 1D निकाल दिया, और 1D जो मेरा निकला है ये मेरा 1 डायोप्टर निकला है, और ये पॉजिटिव में आ रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी लेंस हुई, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस में अगर 1 डायोप्टर है तो इसका मतलब कितना हो गया, 1 मीटर आपकी फोकल लेंथ हो गई, और 1 मीटर फोकल लेंथ किसके बराबर होती है, 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, हमें मालूम है पावर कॉम्बिनेशन में हम सीधे पावर जोड़ देते हैं। आगे आइए, इन्होंने बोला कि एक चाइल्ड है, वो एक मैजिक मिरर के सामने खड़ा है, और जब वो मैजिक मिरर के सामने खड़ा रहता है तो वो देखता है कि उसका सर बड़ा दिख रहा है, मिडल पोर्शन सेम साइज का दिख रहा है, और लेग जो है वो छोटी दिख रही है। तो बड़ी इमेज किस में बनती है, बड़ी इमेज किस में बनती है, आपको मालूम है? आपने कहाँ पे पढ़ा है कि आपको इमेजें बड़ी मिलती हैं?
हमने देखा डेंटिस्ट हो गए, टूथ जो मतलब डेंटिस्ट हमारे दांत को देखते हैं, या फिर जो हम लोगों का जहाँ पे सनरेज हम लोगों की कन्वर्ज करती हैं, ये सारी चीज़ें जहाँ पे भी हमें मैग्नीफाइड इमेज चाहिए रहती है वहाँ पे हम लोग कॉनकेव मिरर लगाते हैं। ठीक है, जहाँ पे मिरर हमें सेम चाहिए रहती है वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, वहाँ पे हम लोग प्लेन मिरर लगाते हैं। और जहाँ पे हमें इमेज छोटी चाहिए रहती है वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कॉनकेव मिरर हमेशा इमेज बड़ा करने के लिए होता है, कॉन्वेक्स मिरर इमेज छोटा करने के लिए होता है, और प्लेन मिरर बराबर साइज के लिए होता है। ठीक है, आगे आइए। आगे इसने यहाँ पे 3-4 नाम दिए हैं, ये आपको समझ में, इसको आप याद कर लीजिएगा। वैसे आपको सारी चीज़ें पता ही हैं, आप देख लेंगे। ठीक है, आगे चलिए। आगे इसने बोला है कि जितना ज़्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका डेंसर मीडियम होगा और उतनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होगी। ये आप प्रूफ करिए या इसके बारे में मुझे कोई जानकारी दीजिए। तो हमें मालूम है, हमने अभी ही पढ़ा, ए म्यू बी अगर मुझे लिखा गया है तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ बी मैं लिखूँगा। और ए म्यू बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू बी अपॉन म्यू ए इक्वल टू वी ए अपॉन वी बी। तो आप देख रहे हैं म्यू बी वी बी की वैल्यू म्यू ए वी ए की वैल्यू के बराबर आएगी। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने म्यू ए को डेंसर मीडियम मान लिया 2 और म्यू बी को रेयर मीडियम मान लिया 1। जो डेंसर मीडियम होगा उसका जाहिर सी बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो अगर मुझे ये दोनों चीज़ बराबर करनी है तो मेरे वी ए की वैल्यू कितनी आएगी 1 और मेरे वी बी की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो इसका मतलब जो रेयरर मीडियम होता है उसके अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होती है और जो डेंसर मीडियम होता है उसके अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होती है। यही इस क्वेश्चन का मतलब था। ठीक है, आगे चलिए। आगे इसने आपसे बोला है अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ग्लास 3/2 है तो ग्लास से एयर कितना होगा। एयर से ग्लास, तो इसका मतलब ए म्यू जी, एयर से ग्लास कितना दे दिया 3/2। अब ये बोल रहा है कि ग्लास से एयर, इसका मतलब अब आपको क्या निकालना है, जी म्यू ए, ग्लास से एयर। तो हमें मालूम है कि ए म्यू जी असल में म्यू जी अपॉन म्यू ए के बराबर होता है जो 3/2 दिया गया है, और जी म्यू ए असल में म्यू ए अपॉन म्यू जी के बराबर होता है, म्यू ए अपॉन म्यू जी के बराबर। तो अगर म्यू जी अपॉन म्यू ए 3/2 है तो म्यू ए अपॉन म्यू जी कितना होगा 2/3। तो इसका मतलब आपके इसका आंसर कितना होगा 2/3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको ग्लास स्लैब के बारे में बताना है, तो आप ग्लास स्लैब को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके ऊपर आपको 5 या 6 नंबर का एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। आगे आइए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इन्होंने बोला कि आपको 2 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। एब्सोल्यूट मतलब मैंने आपको बताया था एयर के रिस्पेक्ट में, तो एक आपको 4/3 दिया है और एक 2/3/2। तो इसका मतलब ए म्यू, एक मीडियम को मैं 1 मान लेता हूँ और दूसरे मीडियम को मैं 2 मान लेता हूँ। तो एक की वैल्यू आपको 4/3 दे रखी है और एक की वैल्यू 3/2। और आपको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में आपको जो स्पीड ऑफ लाइट है, अच्छा ग्लास और वाटर दे रखा है, सॉरी, तो ये हो गया ग्लास और ये हो गया वाटर। और एयर मैंने ऊपर क्यों लिया है, क्योंकि मुझे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जा रहा है, इसीलिए मैंने एयर ऊपर लिया। ठीक है, तो आपको ए म्यू जी की वैल्यू 4/3 दे रखी है और ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू 3/2। इसके साथ आपको इसने वी जी की वैल्यू भी प्रदान कर दी है क्वेश्चन में, 2 × 10⁸। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वाटर, आपकी वैक्यूम में और वाटर में। तो वैक्यूम में तो हमें डायरेक्ट पता है 3 × 10⁸ होती है। ठीक है, और वाटर में हम लोग निकालेंगे। तो देखिए, आप क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से समझिएगा।
हमें ए म्यू जी की वैल्यू 4/3 दे रखी है, तो इसका मतलब हमें क्या दे रखा है, ये ए म्यू जी 4/3 इक्वल टू, आपकी लाइट रे कैसे जा रही है, एयर से ग्लास, तो इसका मतलब वी ए अपॉन वी जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 × 10⁸ ए म्यू जी मेरा क्या होगा, वी ए अपॉन वी जी। वी ए की वैल्यू हमें निकालनी है और 2 × 10⁸ मुझे वी जी की वैल्यू दे रखी है। यहाँ से मुझे वी ए की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, वी ए की वैल्यू मिल जाएगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी आ गई, 2.67 × 10⁸। ठीक है, और इसको अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये 3 × 10⁸ के ही बराबर है। लेकिन वो आपसे पूछना चाह रहा था कि आपको इसके बारे में जानकारी है कि नहीं। ध्यान से समझिएगा, ए म्यू जी की वैल्यू आपको 4/3 दे रखी है और ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू आपको 3/2 दे रखी है। वी जी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी, 2 × 10⁸ और आपसे वी ए वैक्यूम में कितनी है और वाटर में कितनी है ये आपसे इसने पूछा था। ठीक है, तो वी ए निकालने के लिए मैंने ए म्यू जी का इस्तेमाल किया। ए म्यू जी मेरा असल में किसके बराबर है, एयर से ग्लास मेरी लाइट ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ गैस। और ए म्यू जी की वैल्यू मुझे 4/3 दे रखी है, 4/3 लिखा मैंने। वी ए अपॉन वी जी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, वी ए की वैल्यू मुझे मिल गई। और वी ए की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 2.67 × 10⁸। अब आइए आप दूसरे पे देखिए, ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू अगर आपको 3/2 दे रखी है तो इसका मतलब 3/2 आपका किसके बराबर है, वी ए अपॉन वी डब्ल्यू के बराबर। वी ए की वैल्यू आपने अभी निकाली 2.67 × 10⁸। वी डब्ल्यू आपको निकालना है, क्या आप इससे निकाल लेंगे, आपको सारी चीज़ें में केवल एक ही अननोन है, आप वी डब्ल्यू की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, आगे आइए, अगला एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी टाइप का। आपको एक 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट दिया है। 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट मतलब आपके H0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6। उसके बाद इसने दिया कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 25 है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव में होती है तो +25। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, इसका मतलब u की वैल्यू कितनी दे रखी है, -40। u हमेशा माइनस में लेते हैं। हमें कॉन्वेक्स लेंस बोला है तो u और f को हम लोग लेंस का फॉर्मूला 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारी v की वैल्यू आएगी 66.67, यहाँ पे दी गई है, मैं वहीं से बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल आपको करना है, मेरा समझाने का काम है। v की वैल्यू आपकी कितनी आई, 66.67। अब आपको v की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। v की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, पॉजिटिव। u की वैल्यू आपको निगेटिव, और ये लेंस है मेरा, तो इसका मतलब m की वैल्यू किसके बराबर होगी, v अपॉन u के बराबर। v की वैल्यू, m की वैल्यू किसके बराबर होगी, v अपॉन u के बराबर। और आपको v अपॉन u करेंगे तो v आपका पॉजिटिव में है, u आपका निगेटिव में है, तो पॉजिटिव और निगेटिव को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, निगेटिव। तो इसका मतलब आपकी जो इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इन्वर्टेड आपको पता चल गया, रियल पता चल गया, m की वैल्यू v/u से आपने निकाल ली, h0 आपको दिया गया है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, हम लोग m इक्वल टू HI/H0 और v/u पढ़ते हैं लेंस के लिए। HI की वैल्यू मुझे नहीं पता, H0 की वैल्यू 6 है, v की वैल्यू मैंने 66.67 निकाल ली, और u की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, u की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, -25। कोई दिक्कत, सॉरी 40, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट 40 है तो ये 40 हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे केवल एक ही अननोन है HI, वो किसके बराबर हो जाएगा,
6 इंटू 66.67 अपॉन -40। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो HI की वैल्यू आपकी निगेटिव में निकलेगी, क्योंकि नीचे आपको -40 दिया है और HI की वैल्यू निगेटिव में निकला मतलब आपकी इमेज क्या बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है नीचे की तरफ, और वो चीज़ आपने पहले ही M से पता कर ली थी। तो इस तरीके से आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए। लास्ट का एक क्वेश्चन और है, इसे भी आप देख लीजिए। इन्होंने बोला कि आपके पास कुछ इतने पावर की लेंस से मौजूद हैं, +5 -5 +10 -10 और -20, +5 -5 +10 -10 और -20। अब ये बोल रहे हैं कि आपको कोई भी दो लेंस ऐसे लेने हैं जिनकी टोटल फोकल लेंथ -10 आए। ऐसी कौन सी दो लेंस लेंगे आप जिसकी टोटल फोकल लेंथ -10 आए? अब हम पहले -10 से पावर निकाल लेते हैं कि टोटल पावर कितनी आ रही है। तो -10 हमें मालूम है पावर होता है 100/f सेंटीमीटर, और मुझे फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? -10। तो इसका मतलब 100/-10 करने पे मुझे कितना मिलना चाहिए? -10। इसका मतलब मेरे पास टोटल पावर कितनी आनी चाहिए? -10। ठीक है, टोटल पावर मेरे पास कितनी आनी चाहिए? -10। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? और ये -10 पावर मेरे को कहाँ से मिलेगी? अगर आप देखें तो कौन सी ऐसी दो लेंस लेंगे जिनको जोड़ने पे आपको -10 मिल रहा है? तो आप देख रहे हैं +10 और -20 को अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो हमें -10 मिलेगा। तो इसका मतलब पहले में आप +10D और -20D को अगर साथ में लेंगे तो आपको जो फोकल लेंथ मिलेगी या जो पावर मिलेगी वो -10 मिलेगी। अब मैं आपको लास्ट वाला बता देता हूँ। एक -20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दी गई है, तो ये टोटल फोकल लेंथ है, तो टोटल पावर हमारे पास कितना आएगा? 100/f सेंटीमीटर। और ये -20 दिया है, तो -20/100 करेंगे तो PT की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। तो आपके पास टोटल पावर -5 आनी चाहिए। तो ऐसे कौन से दो आप वो लेंगे जिसमें आपको -5 मिले? तो हमारे पास एक +5 है और एक -10 है, दो पावर है। तो पावर कम्बिनेशन में दोनों पावर जुड़ती है, तो +5 और -10 पे आपको -5 नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब तीसरे वाले के आंसर में आपको +5 और -10D ये दो लेंस लेने होंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपने न्यूमेरिकल को भी अपने पूरा सॉल्व किया। ठीक है, और आपका लाइट और रिफ्लेक्शन का पूरा चैप्टर अब कंप्लीट हो गया। इन क्वेश्चनों को आप 1-2 बार और देखिए, इसके ऊपर सवाल लगाइए, और अगर आपको इतने क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से आपका ये चैप्टर तैयार है। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।